क्या होगा अगर कैंग दी कॉन्करर और डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर विलन डार्कसाइड के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? एमसीयू का नया मल्टीवर्स लेवल थ्रेट कैंग दी कॉन्करर या डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर विलन डार्कसाइड? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो कैंग और डार्कसाइड दोनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों की पावर्स की। बात करें कैंग की, तो कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसका नाम नेथानियल रिचर्ड है और उसकी स्टोरी शुरू होती है आज से लगभग 900 साल बाद फ्यूचर में। तो कैंग की स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जिसमें टाइमलाइन, टाइम ट्रेवल, मल्टीपल कैंग, कैंग के बहुत सारे वेरिएंट्स और कैंग काउंसिल जैसी बहुत सारी चीजें हैं। तो कैंग 13th सेंचुरी में पैदा हुआ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसका असली नाम नेथानियल रिचर्ड्स है और जैसा कि तुम्हें नाम से ही पता लग रहा होगा ये फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स की फैमिली को बिलोंग करता है, जो कि अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है क्योंकि कॉमिक्स से बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं जिससे पता लगता है कि ये शायद डॉक्टर डूम से रिलेटेड है, जो कि अभी तक क्लियर नहीं है। और खुद कैंग को भी ये पता नहीं होता कि एक्चुअल में उसके एंसेस्टर्स कौन है, जिसके बाद वो अपने पास्ट और रिचर्ड टाइटल पे रिसर्च करना शुरू करता है और उसे पता लगता है अर्थ 616 के फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम के बारे में। और इसी दौरान उसे अपने पूर्वजों की एक टाइम मशीन भी मिलती है और वो अपने सभी सवालों का जवाब जानने के लिए पास्ट में जाने का डिसीजन लेता है और गलती से पहुंच जाता है एंशिएंट इजिप्ट में। और फिर वो वहां से वापस आने अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता लगाने के बजाय वहीं पर रहने का डिसीजन लेता है और वहीं पे अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके पूरे इजिप्ट को कैप्चर करके वहां का फैरो बन जाता है, जो कि वहां के लोगों के लिए गॉड की तरह था क्योंकि वो फ्यूचर से आया था और बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में जानता था जिसे उस टाइम के लोग सोच भी नहीं सकते थे। और वो पास्ट के सभी इवेंट्स, टाइमलाइन और आगे क्या होने वाला है सब कुछ जानता था। और नेथानियल रिचर्ड्स वहां पे आराम से रह रहा था जब तक फैंटास्टिक फोर की टीम वहां पे नहीं आ जाती टाइमलाइन को सेव करने के लिए। और क्योंकि नेथानियल के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं थी इसलिए वो फैंटास्टिक फोर की टीम से बहुत ही आसानी से हार जाता है। और ये बात याद रखना कि वो अभी तक कैंग दी कॉन्करर नहीं बना है और ना ही उसके पास अपना कोई फ्यूचर का अटैक और फ्यूचर की वेपन्स है, जिसके बाद नेथानियल अपनी टाइम मशीन में बैठकर 13th सेंचुरी में जाने की ट्राई करता है। पर क्योंकि ये टाइम मशीन उतनी भी परफेक्ट नहीं थी और बहुत ही पुरानी थी इसलिए वो गलती से पहुंच जाता है करंट टाइमलाइन में जहाँ पे एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम थे, जिसके बाद वो डॉक्टर डूम के साथ मिलकर अर्थ को कॉन्कर करने का प्लान बनाता है। बट स्टिल क्योंकि नेथानियल के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, ना ही उसके पास अभी तक उसका फ्यूचर का कोई अटैक है और ना ही अभी तक वो कैंग दी कॉन्कर बना है, वो एवेंजर से बहुत बुरी तरह से हारता है। एंड देन अगेन फिर से एक शर्मनाक हार के बाद नेथानियल फिर से अपने टाइम मशीन में बैठकर अपने 13th सेंचुरी में जाने की ट्राई करता है। बट स्टिल उसकी टाइम मशीन उतनी परफेक्ट नहीं है और पता नहीं क्या ही है, वो फिर से टाइम स्टोन के चलते हमारे टाइम से 2000 साल आगे और अपने टाइम से 1000 साल आगे पहुंच जाता है 14th सेंचुरी में। और जब वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि सभी मशीनों और ह्यूमंस के बीच में वॉर चली हुई है और पूरी ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली है। क्योंकि ये मशीन उनके टाइम की नहीं थी बल्कि पास्ट की थी, इसलिए 14th सेंचुरी में किसी को भी ये पता नहीं था कि इन मशीनों को कैसे यूज करना है। और क्योंकि नेथानियल पास्ट से आया था और ये सभी मशीन्स उसी के टाइम की थी इसलिए वो इन सभी मशीन्स को यूज करना जानता था और वो इन सभी मशीन्स को बंद करके वॉर को रोकने के बजाय इन मशीन्स का यूज करके खुद को अपग्रेड करता है, अपने लिए एक आर्मर बनाता है और 14th सेंचुरी की पूरी अर्थ को ही कॉन्कर कर लेता है, जिसके बाद वो अपने लिए एक नई आइडेंटिटी लेता है और नेथानियल रिचर्ड्स से बन जाता है कैंग दी कॉन्करर। और वो यहीं पे नहीं रुकता बल्कि अपने टैक और टाइम ट्रैवल का यूज करके वो उस टाइम की पूरी गैलेक्सी को कॉन्कर कर लेता है। और इसके बाद की कैंग की स्टोरी में इतना ज्यादा टाइम ट्रैवल है कि उसे मास्टर ऑफ टाइम भी कहा जाता है और यही सब टाइम ट्रैवल की वजह से उसके बहुत सारे वेरिएंट्स भी हैं। और अगर किसी फाइट में कैंग हारने वाला होता है तो वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चला जाता है और अपने पास्ट वाले वेरिएंट को बताता है कि कैसे वो इस फाइट को हारने वाला था और क्या करके वो इस फाइट को फ्यूचर में जीत सकता है। इसके अलावा मल्टीवर्स में काउंसिल ऑफ कैंग भी है जिसमें मल्टीवर्स के सभी कैंग है और वहीं पर है एक सुप्रीम कैंग जिसका मेन मोटिव सभी टाइम के सभी यूनिवर्सेस को कॉन्कर करना है। बात करें कैंग के पावर्स की तो कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है और वो बस जीनियस लेवल इंटेलिजेंट और हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर है। और कैंग की सबसे बड़ी वेपन और पावर है उसका टाइम ट्रैवल और उसका आर्मर, जो कि उसे सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और टाइम ट्रैवल जैसी एबिलिटीज देता है। और उसने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अपने कुछ क्लोन्स भी बना के रखे हैं जो कि फिलहाल तो अनकॉन्शियस है, पर मल्टीवर्स के अगर किसी भी सिनेरियो में कैंग मरने वाला होता है तो उसके आर्मर के अंदर की एक डिवाइस उसकी कॉन्शियसनेस को उन क्लोन्स में शिफ्ट कर देती है जो कि किसी दूसरी टाइमलाइन में सेफ लोकेशन पे होते हैं और ये एबिलिटी कैंग को ऑलमोस्ट इमॉर्टल बना देती है। तो ये थी कैंग की पावर्स और कैंग की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं डार्कसाइड की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर डार्कसाइड कितना
पावरफुल है। बात करें डार्कसाइड की, तो डार्कसाइड डीसी का मेन विलन है, वो भी पिछले कई सालों से, जो कि अर्थ को कॉन्कर करना चाहता है क्योंकि अर्थ पर एंटी मैटर है। डार्कसाइड बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसने हजारों प्लैनेट्स के लाखों लोगों को मारकर उन्हें कॉन्कर किया है। बात करें डार्कसाइड की पावर्स की, तो डार्कसाइड के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्टैमिना और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स हैं, जो कि जीनियस लेवल इंटेलिजेंट है। और डार्कसाइड किसी भी चीज को टेलीकिनेसिस के थ्रू बगैर हाथ लगाए मूव भी कर सकता है। डार्कसाइड मैटर और एनर्जी को कुछ हद तक अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकता है और अपने एक ही अटैक से पूरे के पूरे प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और डार्कसाइड की सबसे पावरफुल और डेडली वेपन है उसकी आंखों से निकलने वाली ओमेगा बीम्स, जो कि किसी को भी इजीली किल कर सकती हैं, सुपरमैन और बैटमैन को छोड़कर। डार्कसाइड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर उसके पास ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि वो ज्यादातर बार स्ट्रेटजीज बनाता है और किसी और को फाइट करने के लिए भेज देता है। और अगर किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में उसे फाइट करनी भी पड़े तो वो सिर्फ मेन कैरेक्टर्स के साथ ही फाइट करता है। और तुम डार्कसाइड की स्ट्रेंथ और टेरर का आइडिया ऐसी बात से लगा सकते हो कि जब वो पिछली बार धरती पर आया था तो गॉड्स, ह्यूमंस और एटलांटियंस को मिलकर उसका सामना करना पड़ा था और तब जाके वो बहुत ही मुश्किल से उसको हरा पाए थे। और अब डार्कसाइड की पावर्स और भी कई गुना तक बढ़ चुकी हैं। तो ये थी डार्कसाइड की पावर्स। और डार्कसाइड और कैंग की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो कैंग बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, पर वो फ्यूचर से आया हुआ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है और वो फाइट में मोस्टली डिपेंड करता है अपने फ्यूचर के एडवांस टैक और एडवांस वेपन्स पर दूसरी तरफ डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर विलन डार्कसाइड है, जो कि एक चलता फिरता पावर हाउस है। कैंग अपने फ्यूचर के एडवांस टैक और फ्यूचर के एडवांस डेडली वेपन से डार्कसाइड पर अटैक करेगा, पर डार्कसाइड बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और इवन बड़े से बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए कैंग की किसी भी वेपन का डार्कसाइड पर कोई भी असर नहीं होगा। कैंग के पास उसकी फ्यूचर के एडवांस वेपन्स तो हैं, पर डार्कसाइड के आगे वो सिर्फ कुछ खिलौने होंगे। और डार्कसाइड अपनी ओमेगा बीम से एक ही सेकंड में कैंग के सूट और खुद कैंग को एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकता है। डार्कसाइड की आंखों से निकलने वाली ओमेगा बीम्स इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो इमॉर्टल बीइंग्स को भी किल कर सकती हैं, इसलिए वो कैंग के आर्मर के थ्रू जाकर एक ही सेकंड में कैंग को इजीली मार सकती हैं। हालांकि कैंग से नहीं मरेगा और कैंग जैसे ही मरने वाला होगा उसका आर्मर उसकी कॉन्शियसनेस को उसकी दूसरी क्लोन बॉडी में शिफ्ट कर देगा, पर फिर भी मार्वल का मल्टीवर्स लेवल थ्रेट डार्कसाइड के आगे 10 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। और डार्कसाइड कैंग को मल्टीवर्स से तो नहीं पर एटलीस्ट अपने यूनिवर्स से इरेज कर देगा। और वैसे भी जो एंटमैन 3 में एंटमैन से आने वाला है उसको तुम डार्कसाइड से क्या ही कंपेयर करोगे। हाँ, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कैंग टाइम ट्रैवल कर पास में जाए और डार्कसाइड को पैदा होते ही मार दे, पर अगर वो ऐसा करता है तो डार्कसाइड कभी बड़ा ही नहीं होगा और ना ही वो बड़ा होकर कैंग के साथ फाइट करेगा। और अगर कैंग ऐसा नहीं करता और फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में कैंग और डार्कसाइड के बीच में फाइट होती है तो डार्कसाइड इस फाइट को इजीली जीत लेगा। इन दी एंड कैंग ना ही डार्कसाइड को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि डार्कसाइड कैंग को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है, इसलिए डार्कसाइड इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा डार्कसाइड ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।